लाने के लिए अनलॉक जरूरी है। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ और आपके माध्यम से मेरा हरियाणा के लोगों से भी ये निवेदन है कि जिस प्रकार से अनुशासन से अब तक रहे हैं, गांव हो चाहे शहर हो, अब पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है उन्होंने और जो भी एडवाइजरी आई है वो रखी है, उस पर कायम रहे। अभी लड़ाई अपनी लंबी है इससे, और इससे लड़ाई, बीमारी से लड़ाई हम सब एक होकर ही लड़ सकते हैं। जब शुरू में लॉकडाउन हुआ तो हरियाणा में ऑल पार्टी मीटिंग हुई। उस समय हमने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने बुलाई, उस समय कहा था ये समय क्राइसिस का है और दलगत राजनीति से ऊपर लड़ने का समय है। चाहे वो पक्ष है, चाहे विपक्ष है, चाहे लोग हैं, सबको एक होकर हम लड़ेंगे तो हम कोरोना से जीतेंगे। और डिवाइडेड होंगे, डिवाइडेड विल फॉल, और उसमें नुकसान होगा। ये हमने आज भाषण दिया था। हमने उसी दिन मैंने कहा था कि हम सुझाव भी देंगे, हम पूरा सहयोग भी करेंगे और स्कारपत्र तक जो है उसका हम आलोचना भी करेंगे। ये 3 बात लेकर हम चले थे और वो आज तक हम हैं। आज भी यही है कि हम इस लड़ाई में पूरा सहयोग है सरकार को देने के लिए। लेकिन जहाँ जो भी फैसला जन विरोधी सरकार ने लिया या जनहित में जो फैसला ने लिया, उसकी आवाज़ हमने ज़रूर उठाई, कोऑपरेशन किया हमने, इसमें कोई दो राय नहीं। कंसल्टेशन भी की और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी किया है। और ये आपने देखा, जो पीछे फैसला लिया था सरकार ने, धान का 50% कई ब्लॉकों में अब भाई उनके नहीं बोएंगे, कुछ प्रोत्साहन दिए थे। ये समय नहीं था, आपने उस समय भी कहा था तो फैसला लिया। ये समय ये फैसला लेने का नहीं है। खैर, वो फैसला वापस सरकार ने लिया है, उसका मैं धन्यवादी हूँ। गलत फैसला था, फैसला वापस लिया, फैसला लेना नहीं चाहिए था, लेकिन वो तो फैसला ले लिया। लेकिन एक फैसला और अभी बीच में लटका दिया, पंचायती जो ब्लॉक पंचायती जमीन है उसके लिए। अरे हाथी निकल गया है, पूछ क्यों पकड़े बैठे हो तुम? ये भी पंचायत के भी जो शर्त लागू की है, ये भी तुरंत इनको वापस करनी चाहिए। क्योंकि आधार तो पहले फैसला लेने का जो आधार बताया, वो इन्होंने बताया था कि डार्क जोन की वजह से उनको ख़त्म करने के लिए हम फैसला ले रहे हैं। तो डार्क जोन ख़त्म करने के लिए, खासतौर पर इस इलाके के लिए, तो दादूपुर नदी नहर 450 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार खर्च कर चुकी थी। उसको क्यों उन्होंने वो किया, वो कैंसिल ही कर दी। ये पहली सरकार होगी पूरे देश में जिन्होंने वो कैंसिल की। अगर रास्ता परियोजना बनानी चाहिए जो डार्क जन उभरे, जैसे या आपके दादूपुर नलवी नहर वो खोदो, ड्रेनों में पानी भरो। हमारे समय में जो वो राक्षसी नदी थी उसको हमने पुनर्जीवन किया, खड़ नाला को किया, और बहुत सारे जो वाटर रिजर्व्स है, जैसे बीबीपुर लेक का हमने काम शुरू किया था, वहाँ बनेंगे। सरस्वती हम मेवात तक लेके गए, कोटला झील हमने मेवात में खोदी और सिरसा में ओटो झील खोदी ताकि वहाँ रिजर्व बने। पानी है, बारिश का पानी आता है, उसको कहोगे नीचे तक रिसाओगे तो वाटर टेबल अपने आप ऊपर आएगा। लेकिन 6 साल में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया बल्कि दादूपुर नलवी को। अब क्या आज भी मेरा सरकार से ये आग्रह है कि लंबे समय तक मानसून चलने वाला है। आपके जो आए प्रेडिक्शन, वो आपके ज़्यादा लंबे समय तक मानसून चलेगा। तो इसमें ड्रेनों में पानी भर के रखें, जोड़ भरें, और जो भी परियोजनाएं बनाएं वो सरकार प्रिकॉशन ले, और पंचायत की जमीन के ऊपर भी वो कंडीशन ना लगाए। खैर, गेहूं की खरीद हुई और जिस प्रकार से
खरीद में जो समय लंबे चला और आज तक भी किसान को 25-25 दिन पेमेंट नहीं मिली। मेरे पास टेलीफोन आते हैं, किसान ने कहा था, शुरू में आग्रह किया था कि इस बार सिस्टम मत बदलो, जो सिस्टम है वो चलने दो। आड़ती और जो किसान का रिश्ता है वो इस समय तजर्बा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे तकलीफ हुई। आज किसान को तो 25-25 दिन तक आज पेमेंट नहीं मिल रही, पर जो आड़ती से किसान पैसा ले लेगा उस पर तो ब्याज देगा, तो कौन उसका भरपाई करेगा? सरकार को ये ज्ञान नहीं। इसी प्रकार से आड़ती भी परेशान है। मेरे पास शिकायत आती है, जब आज जो है खरीद कोई 74 लाख मीट्रिक टन सरकार खरीद कर चुकी है, लेकिन 20 लाख मीट्रिक टन आज भी मंडियों में है जो लोडिंग नहीं हुआ है। क्यों? और लोडिंग में भी क्या दिक्कत आती है? बहुत सारे आड़तियों ने मेरे को कंप्लेंट की। इस बात की मैं जांच की मांग करता हूं। जब अनलोडिंग के लिए गोडाउन में जाता है तो फूड एंड सप्लाई महकमे के जो भी है तो 10 रुपए कट्टा है, 20 रुपए कट्टा की मांग रखते हैं, पर की मान लग जाते हैं। तो इस किस्म का है। आज भी मौसम कैसा खराब हो रहा है, जो मंडी में गेहूं खराब हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवारी? लिफ्टिंग नहीं है। 20 लाख मीट्रिक टन की अब तक लिफ्टिंग नहीं हुई है। इसी प्रकार से ये क्राइसिस का समय है, नौकरी निकालने का समय नहीं है। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, होम गार्ड के जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थे उनको निकाला जा रहा है, कहीं टूरिज्म के एम्प्लॉइज को कॉन्ट्रेक्चुअल को निकाला जा रहा है। आज तो नौकरी देने का समय है। आज अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में 43% अप्रैल के महीने में पहुंची है। वन ऑफ द हाईएस्ट इन कंट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट। बिहार के बाद शायद इनका हरियाणा का नंबर है। 28% से 43% पहुंच गए। और अभी कोई देख नहीं रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो पटरी पे आती नजर नहीं आ रही है। सफाई कर्मचारी हटा दिए, और जो सिलेक्शन हुए हैं, जो 3-4 साल से पहले सिलेक्ट करके इंटरव्यू हो चुका, उनको कैंसिल करने की सोच रहे हैं। जैसे संस्कृत के टीजीटी टीचर हैं, उनको तो ज्वाइनिंग बाकी था। इंग्लिश के टीजीटी टीचर हैं, कैसी बहुत सारी पोस्ट है जो सब इंटरव्यू वगैरह फाइनल हो रहे हैं। नौकरी देने की बजाय नौकरी निकाले। जैसे जैसे अरोड़ा साहब ने कहा, ये सफाई कर्मचारी तो कोरोना के योद्धा हैं, उनको तो प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको निकाले जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे समय में पीटीआई लगे थे, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने पूरी तरह कार्रवाई नहीं करी उनकी, और उनके खिलाफ जो फैसला आया है, अब सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, अपनी लेजिस्लेटिव पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे हमारे समय में चौटाला जी के टाइम में 4000 के करीब MIDC के वर्कर निकाल दिए थे, हमने लगाए। गेस्ट टीचर जो हमने लगाए, कोर्ट ने फैसला कर दिया था, आज तक कोई नहीं हटे, उनका रोजी रोजगार है। इसी तरह ही पीटीआई का इनको कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। दूसरा, जो ये लॉकडाउन का और जो ये सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, उसका असर सबसे ज़्यादा गरीब आदमी पर, किसान पर, जो दिहाड़ीदार है उन लोगों पर पड़ा है। जैसे या छोटा दुकानदार है, या छोटा उद्योग धंधा है, छोटी दुकान है, कोई बार्बर शॉप है, कोई जूते का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई 3 व्हीलर कर्जे पे लेकर 3 व्हीलर चलाता है। ऐसे लोगों पर जो दिहाड़ीदार थे उनके ऊपर असर पड़ा है। तो सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सरकार मदद करनी चाहिए। और कम से कम शुरुआत जो है छोटे दुकानदार को और गरीब आदमी को राहत के रूप में कम से कम 300 यूनिट तक का बिजली का बिल तो माफ करना चाहिए। 3 महीने का दुकान बंद है उसकी, लेकिन उसका बिजली का मीटर चल रहा है, कहाँ से गरीब आदमी? और भी मदद करनी चाहिए, जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने की है। किसान की मदद करनी चाहिए,
जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने न्याय योजना चलाई है, 5,700 करोड़ रुपया किसान को सीधा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की बात कही है। तो ऐसी कोई ना कोई इनको करें। MSME जो है, अब पानीपत का हाल देखो, यमुनानगर में प्लाईवुड की इंडस्ट्री खत्म है, पानीपत में टेक्सटाइल खत्म है, मानेसर बंद है आज, फरीदाबाद का बुरा हाल है। कहीं भी देखे जहाँ भी इंडस्ट्रियल टाउन है, जो हमारे मजदूर जो हैं, प्रवासी मजदूर, वो चले गए, कारीगर मिल नहीं रहे, बड़ी तकलीफ है। तो उनकी सुविधा देनी चाहिए। कम से कम जो है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनका इस पीरियड का ब्याज माफ करना चाहिए, ब्याज सरकार को करना चाहिए, ताकि अगले दिन जाकर वहाँ से अपनी कार्रवाई शुरू कर सकें। हम मान लो जैसे होटल है, ये मेरे को पता नहीं है, वो बताएंगे। बहुत सारे होटल उद्योग में बिजली के फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस लेते हैं कि उद्योग चले ना चले। अरे जब उद्योग चल ही नहीं रहे, होटल चल ही नहीं रहा, तो फिक्स चार्जेस तो मतलब जितना असली है वो लगाओ। तो इस किस्म से बहुत सारे तरीके हैं जो राहत देने का काम है। मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हरियाणा सरकार ने कोई ऐसा कोई कदम उठाया नहीं, कोई ऐसा राहत देने का कार्य किया नहीं जो डायरेक्ट उनको वो मिले। आपने देखा बेरोजगारी, जैसे मैं बता रहा था, 43% बढ़ गई। अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना है। और इस दौरान जो घोटालों की चर्चा हुई है वो आपके सामने है। शराब घोटाला है। सरकार, अब देखिए, शुरू में हमने कहा था कि शराब बंद कर दी जाए। शुरू में जब पहली मीटिंग में सभी दल के नेताओं ने कहा था, मैं किसी का दोष रोपण नहीं करने आया हूँ आज, दिन में बता रहा हूँ तथ्य, तो वो नहीं हमारी बात मानी गई। लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद जब WHO ने और केंद्र सरकार ने सब पूरे देश में शराबबंदी की, तो यहाँ लागू की गई। और उसके कुछ दिन के बाद जब खुला, तो आपने कुछ टाइम देखा दिल्ली में ठेकों पर कितनी लंबी लाइन थी, ठेके बंद करने पड़े, वहां पुलिस लाठीचार्ज करना पड़ा। इस तरह यूपी में था, जहां पे भी खुली, लेकिन हरियाणा में कहीं लाइन नहीं लगी। ये क्या कारण है? उसका कारण एक ही है कि यहाँ शराब की तस्करी होती रही, और इस वास्ते लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ी। शराब बिकते रही। आज भी जो है, आप जाओ ठेकों पर, रेट लिस्ट नहीं लगी हुई। रेट लिस्ट लगनी चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, कोरोना टैक्स लगाया 10 से लेके 50 रुपए तक बोतल पे, लेकिन वसूली जो है वो तो 200 रुपए बोतल ज्यादा हो रही है। 400, ये बता रहे 400 रुपए ज्यादा। तो क्यों? क्योंकि रेट लिस्ट नहीं है वहां, ये कोई है नहीं, कोई मतलब कोई चेक नहीं है। तो ये क्या कारण है? तो आज ये है, शराब का घोटाला खुला। अब तक ये सरकार ये फैसला नहीं कर सकी कि भाई हम SCT बनाए, SIT बनाए, किस अधिकारी को लगाए। अब तक ये फैसला नहीं हुआ। अब तक क्या बचेगा उसमें? खाली स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए है, वो तो वो एक इंस्पेक्टर कराता, अब तक रिपोर्ट दे देता था नहीं। लेकिन उसकी जड़ तक क्या है? दाल में कुछ काला है। किसका बचाव करना चाहते हैं, ये सही जांच करें। सही जांच होगी तो हमारी किसी ऐसी एजेंसी से करवाओ, या फिर हाईकोर्ट की जज की अध्यक्षता में कराओ जांच, ताकि सही पता लगे कि इसमें क्या है। अब फूड एंड सप्लाई में देखो, अब मेरे को पता नहीं, शिकायत मिली है मेरे को, वो ठीक है, गलत है, जांच करना सरकार का काम है। जो राशन में चना दिया गया, काला चना 1 किलो दिया, वो 74 रुपए प्रति किलो खरीद की गई कन्फेड से, जबकि बाजार में 36 रुपए किलो है। 1 किलो पर इतना क्या है? ये कौन, किसने क्या किया है? इसकी जांच कराएं, इसकी रिपोर्ट मांगे, सही तय तक इस पर पहुंचना चाहिए। ये मैं कहूँ, और किसान का जैसे मैंने कहा, पेमेंट गेहूं की, गन्ने की पेमेंट देख लो। अरे किसान पे तो पहले ही आफत आई हुई है।
एक कोरोना की वजह से उसमें गेहूं की खरीद ठीक नहीं हो रही, गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही, आगे अब खतरा टिड्डी दल का भी है। उसकी क्या तैयारी कर रखी है हरियाणा सरकार ने? आया ट्रैक्टरों में उसमें तैयार है नहीं तैयार है, अगर वो टिड्डी दल आता है तो बड़ा भारी नुकसान होता है। उसके बचाव के लिए भी सरकार को कुछ ना करना चाहिए। और एक जो कह रहे हैं कि जल स्तर बढ़ना चाहिए, उसमें अंडर पाइप वो खरीदी जाती थी, उसमें सब्सिडी दी जाती थी। 6 एकड़ तक के जो अंडर पाइप दिया जाता था 60,000 रुपये दिया जाता था। इस सरकार ने पोर्टल ही बंद कर दिया, वो 4 दिन खोलकर और करके उसकी सब्सिडी बंद कर दी। अरे जल स्तर ऊंचा करना है तो अंडर पाइप की सब्सिडी आप चालू रखो, उसकी सब्सिडी इन्होंने बंद कर दी। खैर ये परिस्थिति है, आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे। आज पूरा देश और हमारा प्रदेश बहुत संकट में है आर्थिक तौर पे। जो जीडीपी 2019-20 में 4.2 ही पहले ही इतनी नीचे, 11 साल में सबसे लोएस्ट में आ गई थी 4.2। और अब जो ये आपका क्वार्टर गया है जनवरी से मार्च तक, उसमें 3.1% है। लेकिन इस साल में आप देखेंगे डिप लेगी ये 5 से 6% तक, और मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगी। उसका मतलब ये है कि इस साल के अंत तक तो जीडीपी जो है नेगेटिव में जाएगी, 1.5% से लेकर 3% तक जाने का खतरा है। कोर सेक्टर की प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया, सारे इंडस्ट्रियल में पूरे देश में और हरियाणा में खासतौर पर इंडस्ट्रियल हुआ है, यहाँ पे कोर सेक्टर की प्रोडक्शन 38% तक कम हुई है। 38% फॉल आया है और आगे आ ही रहा है। तो ये आपको देखना है, इसमें बहुत सारे इशू है। जो सरकार को जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करना चाहिए था गरीब आदमी के लिए, नहीं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। जो लघु उद्योगों को मदद करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। जो दिहाड़ीदार की मदद होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और जो माइग्रेंट लेबर्स उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, ये मैं तो आपके अखबारों में खबर पढ़ता रहा, टीवी पे देखता रहा, अवमाननीय व्यवहार भी हुआ मुझे। हाँ, एक बात जरूर है, मेरे को इस बात का गर्व भी है और पूरे हरियाणा के लोगों को मैं शाबाशी भी देना चाहता हूँ। हरियाणा में कोई भी भूखा नहीं मरा, भूखा नहीं रहा, और उसका श्रेय एनजीओज को, प्रदेश के लोगों को है। जो क्योंकि हर शहर से मेरा संपर्क रहा, हर रास्ते से मेरा संपर्क रहा, तो वहाँ के लोगों ने, एनजीओ ने कितनी मदद की, कोई हरियाणा में भूखा नहीं रहने दिया। ये मैं हरियाणा के लोगों की वो करता हूँ। और दूसरा, जिस प्रकार से अनुशासित उसमें रहे और जो रोक लगाए रखी बीमारी की, इस बात के लिए भी मैं हरियाणा के लोगों को श्रेय देता हूँ। क्योंकि गांव में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मैंने कहा, गांव में इकट्ठा बैठ के हुक्का पीते थे, इकट्ठा बैठ के ताश खेलते थे, कहीं नहीं देखेंगे, बल्कि टिकरी पहले लगा दिए गए गांव में। तो इस प्रकार से बचाव रहा है। मेरा लोगों से ये अपील है कि आगे भी इसी प्रकार से सतर्क रहें, सावधान रहें। अभी बीमारी से ये लड़ाई हमारी लंबी है, सबको मिलकर लड़नी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ आया आपका, क्योंकि उस दिन मैंने कह दिया था पहले मैं 1 तारीख को कुरुक्षेत्र जाऊँगा। हालांकि ये 8 तारीख तक बढ़ गया, लेकिन बस मैं आपसे यहाँ पर आया हूँ इसी वास्ते। हालांकि शुरू में बहुत सारे साथियों ने भी सवाल पूछा था मेरे से कि बहुत सारे मंत्री सरकार के और मंडियों में जा रहे थे, तो मैंने मेरे से पूछा था जी आप भी मंडी में आओगे क्या? मैं नहीं आऊँगा, मैं अनुशासन पालना करता हूँ। मैं अपनी वजह से, अपने राजनीतिक लाभ की वजह से लोगों की जिंदगी जोखिम में नहीं डालना चाहता। जहाँ मैं जाऊँगा भीड़ होगी, आपस में संक्रमण बढ़ेगा। तो ये मैंने पहले दिन कहा था। इसी वास्ते आज भी मैं, क्योंकि मैंने कह दिया था मैं 1 तारीख को कुरुक्षेत्र जाऊँगा, इस वास्ते मैं आया हूँ। और आप मैं रूबरू शायद
पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहा हूँ। जूम पे तो मैं करता रहा, ये सवाल आपके आते रहे, आज यहाँ आया हूँ। इन्हीं शब्दों से मैं आप कुरुक्षेत्र के सारे पत्रकार बंधुओं का भी आभारी हूँ और जिनके साथी देता है उनका भी। और सबसे भी यही मेरा अपील है कि भाई अपना सामाजिक दूरी बना के रखें और लड़ाई के लिए बहुत सावधानी से आगे लड़ना, इस बीमारी की लड़ाई। और किसी साथी को सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जैसे अभी आपने अर्थव्यवस्था की बात की, हरियाणा पूरी अर्थव्यवस्था की बात चल रही है। हरियाणा में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, जो सरकारी अधिकारी हैं उनको 20-20 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिली, तो आगे भी क्या स्थिति रहेगी? देखिए, मैंने यही कहा आपको, जब पहले दिन मीटिंग हुई उस समय कहा गया कि भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि जब तो शुरू हुआ था 6 साल तक की आर्थिक स्थिति कहा गई, 60,000 रुपया कर्जा, 60,000 करोड़ का कर्जा था जब मैंने सरकार छोड़ी, और आज उस टाइम 2 लाख करोड़ का कर्जा हो गया था। इस बात की मैं बाद में चर्चा करूँगा, ये समय नहीं है, ये समय उस चीज़ का नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई ये आर्थिक स्थिति नहीं है, इस वास्ते कंट्रीब्यूट करो, जैसे हमारी सबकी तनख्वाह एक महीने के लिए कर्जा और ले लो, 30% मैं बता रहा हूँ, 30% हमारी तनख्वाह 2 साल के लिए काट दी। एम्प्लॉयज की बात हुई, मैंने कहा उनसे बात कर लो। इस प्रकार से आर्थिक इन्होंने स्थिति मजबूत हो। विधायकों की जो 5-5 करोड़ रुपया सालाना थी वो भी उन्होंने कह दिया भाई हम इसमें लगाएंगे, इस प्रकार से हो। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई, मैंने ये कहा कि भाई ये ऐसा समय है, क्राइसिस का समय है, सबकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई अगर हम पहले आर्थिक स्थिति सुधारें, नहीं तो कर्जा लेना पड़ेगा हमारे को, कर्जा ले लेंगे तो उल्टा साहब जो है वहाँ कर्जे की सवाल कहेंगे। मैंने उस टाइम भी ये कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि कोरोना की लड़ाई के लिए आप कर्जा लो, मैं कभी सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले और बाद में जो लिया है वो उठाऊंगा। हमारे लिए बात आगे बहुत समय है प्रदर्शन करने का भी, विरोध करने का भी, लेकिन इस लड़ाई में मैं नहीं उठाऊंगा। तो इन्होंने कर्जा 3-4 बार ले लिया तो फिर भी एम्प्लॉयज की तनख्वाह नहीं दी, तो इस बात के लिए मेरे को बड़ा हैरानगी की बात है। गेहूं की पेमेंट 25 दिन नहीं हो रही, शुगर केन की नहीं हो रही, हो क्या रहा है? ये क्या सजा दिखाता है? ये दिखाता है कि भाई सरकार सुचारू रूप से नहीं चल रही। एक जो APL कार्ड धारक हैं उनके लिए अनाउंसमेंट की थी CM साहब ने कि 3 महीने का उनको राशन देंगे और सुविधाएं देंगे, लेकिन अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। APL वाले बिल्कुल खाली हैं, जो मिडल मैन है उसको अभी तक कुछ नहीं मिला। मेरी बात हुई थी और उन्होंने अनाउंस किया था, मेरी बात में उन्होंने कहा, मीटिंग में कहा था कि ग्रीन कार्ड जो कहते हैं ना, ग्रीन कार्ड, हरे कार्ड वालों को हम राशन देंगे। ठीक है, मैंने कहा दो, जैसे मान लो कोई 3 व्हीलर वाला है, वो ग्रीन कार्ड होल्डर हो गया, उसका अब तो नहीं कमाई उसकी, अब तो कमाई मिडिलमैन सारा, जो सामर्थ्य है जिसका वो कोई राशन देने नहीं जाएगा। तो इन्होंने वायदा तो किया था, और किसका इम्प्लीमेंटेशन, वही मैं कह रहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आज समय है मदद करने का, देना चाहिए। कोरोना के बीच में अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं, तो आपने CBI से जांच की मांग भी उठाई थी। हाँ, तो उन्होंने सरकार ने मांगी है मांग, अभी तक हुआ नहीं है। नहीं, CBI से शायद टेक ओवर कर लिया केस। CBI टाइम लगता है CBI का, जहाँ तक मेरी को मालूम है CBI ने टेक ओवर कर लिया। हमने कहा था उसी समय इस बात को माना गया था, और ये बहुत आप देखेंगे कि बड़ा भारी घोटाला निकलेगा ये। हरियाणा सरकार ने 1 by 1 तो रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, वो जो नेता लोग कहते हैं कि सफाई कर्मचारी को कोरोना योद्धा सम्मानित करते हैं, पुलिसकर्मी को, डॉक्टर को, तो रोडवेज के कर्मचारी जो है हमारे बारे में कोई नेता बोलता नहीं है। तो नहीं, मैं आपके फिर मेरा कभी बयान नहीं पड़ा। मैंने ये कहा था जब सरकार ने फैसला किया था कि भाई रोडवेज के जो वो जाएगी बसें, छोड़ दे जाएंगी श्रमिक मजदूरों को, मैंने वो भी तो अपनी जान जोखिम में डाल के जाएंगे, इनको भी वही स्टेटस मिलना चाहिए। मैं इस बात से साहब, हरियाणा की IAS रानी नागर को हरियाणा
हरियाणा की आईएएस थी रानी नागर, उसको हरियाणा छोड़ के जाना पड़ा। आपकी पार्टी के नेता है शैलजा जी, उन्होंने भी कल सवाल उठाया है, ट्वीट भी किया है। किसको जाना पड़ा? रानी नागर रानी नागर की बात किया। हाँ रानी नागर हाँ आईएएस थे वो। हाँ, तो मेरे तो उसमें बारे में बयान आ चुका था उसने, आ चुका था भाई। इस बात क्यों छोड़ के जाना पड़ा, इसकी जांच होनी चाहिए। कोटा साहब 27 मई को आपने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर हरियाणा सरकार को जो अल्टीमेटम दिया था धान जो पाबंदी फैसले में, उसको सरकार ने वापस ले लिया है। नहीं दिया है, लेकिन थोड़े से मैंने कहा हाथी निकल गया, पूछ पकड़े बैठे हैं। दूसरा वही उस पूछ को भी छोड़े, पंचायत की जमीन को दूसरा भी। जो प्रमाण जारी किया कि हैं? पंचायती भूमि है, दूसरा प्रमाण जो पंचायती भूमि है उस पर दान की उपाय नहीं कर सकते, उसको लेकर आगे आपने क्या रणनीति? तो मैं तो यही मांग करी है, वही मैं कह रहा हूँ भाई, हाथी निकल गया, पूछ पकड़ के ना बैठे, पंचायत की जमीन को भी, तो इसका क्या विरोध? क्योंकि ये बड़ा भारी वो है, विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल फैसला लेना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी कोई बोल ही नहीं देगा, जो बोली देगा क्या करेगा वो, गरीब आदमी है और अब कोई समय नहीं है दूसरा फसल बोने का। कल कैथल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को बड़ा पप्पू और रणदीप सुरजेवाला को छोटा पप्पू बताया है और कहा है रणदीप सुरजेवाला को कोई राजनीति का ज्ञान नहीं है, उसने टोटल अपने करियर में केवल 21 बार जो है ना विधानसभा अटेंड की है, वो राजनीति के है ही नहीं। इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, मैं कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता ना, और उम्मीद रखता हूं कोई जिम्मेवारी स्थान पर बैठे उसको भी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए ऐसी। आपने पानी की किल्लत को लेकर उनका साहब बात करी थी, सरकार की अक्सर हरियाणा सरकार बीजेपी सरकार की स्पेशली बात कर रहा हूँ, योजनाएं चलती है, मेरा पानी मेरी विरासत। आपके फरीदाबाद एनआईटी से विधायक है नीरज शर्मा, हल्के के कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने कल परसों प्रदर्शन भी करा है पानी के अगेंस्ट की जो किल्लत हो रही है। और दूसरा निकासी को लेकर सरकार कहती है कि वो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती हैं निकासी की और पानी को सेव करने की। आपको क्या लगता है कि हरियाणा सरकार फेल है? ऐसा है बिल्कुल, जो रेनी वेल स्कीम चलाई गई थी फरीदाबाद पानी के लिए, वो भी पूरी सुचारू रूप से नहीं चल रही। निकासी की जो स्कीम चली थी वो ठप हो गई। आपके यहाँ कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ होगा, बात जाने की जरूरत नहीं, कोई स्कीम नहीं आती दिखी आपको। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, पूरे पत्रकार बंधु हैं, पिछले 6 साल में कोई कुरुक्षेत्र में अरोड़ा साहब बता दें कोई नई स्कीम आई है इनकी? नहर बना रहे थे, दादूपुर नहर खुद चुकी थी, 450 करोड़ रुपए खर्च में, तो कोई बंद कर दी और काम नहीं लगते। लेकिन मैंने कहा कि ये काम लड़ाई के बहुत समय है मेरे पास। अब तो मैंने कहा था ना, इस महामारी से लड़ाई करने के लिए हम साथ हैं। हुड्डा साहब, आपकी सरकार ने आपने इसमें फल और सब्जियों से मार्केट फीस लगा के मार्केट फीस हटाकर करप्शन को खत्म करने का काम किया, लेकिन सरकार ने दोबारा से तो मैंने तो उस जब ही कहा था, जैसे ये धान का किया था उस टाइम इसका भी विरोध किया था, आज भी विरोध करता हूँ मैं। अरे किसान तो वैसे ही पिटा पड़ा है, सब्जी वाला टैक्स और ऊपर लगा दिया, सब्जी लेने दे 1 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है, एंट्री बंद कर दी दिल्ली की, कोई उसके टमाटर खरीदार नहीं। और इसी प्रकार से जो डीजल है, किसान का वैसे ही पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, 1 रुपया डीजल का भाव बढ़ा दिया, जबकि हमारे समय में जो वैट था वो 9 शायद 24 था, और ये 17% से ज़्यादा कर चुके डीजल बढ़ा रहे हैं। और चीनी के बीज की जगह 3 गुना ज़्यादा कीमत हो गई, खाद की कीमत बढ़ गई, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है दिन ब दिन, और ये और उसके ऊपर थोप रहे हैं किसान पर। तो ये फैसले जन विरोधी फैसले, इन्हीं का हमने कहा, हमने यही कहा ना, हम क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, कंसल्ट करो, और हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं बीमारी की लड़ाई के लिए। जिस प्रकार से ये दूसरा सवाल कोरोना की स्थिति बनी है और केडीबी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड सूर्य ग्रहण की तैयारियों में जुटा हुआ है, सूर्य ग्रहण लगाए जहाँ लाखों तादाद में लोग आएंगे। देखिए, अब मैं कुछ नहीं कर, लेकिन जो मैंने बात पहले कहता था, सरकार की कार्रवाई करने का तरीका वही है, इवेंट मैनेजमेंट। ये कोरोना की लड़ाई में भी इवेंट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। इवेंट मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए सरकार को। सरकार को जो तकलीफ है
उसकी बंद करनी चाहिए। अब ये तो यही नहीं फैसला कर पा रहे। एक शराब घोटाले में भाई SCT होगी, SIT होगी, कौन अफसर होगा। अभी विज साहब कुछ कह देते हैं SIT होगी, फैसला SCT का हो जाता है। फिर विज साहब कुछ कह देते हैं, फिर कुछ और निकलता है। तो वे जो मेरा दोस्त है, मित्र है, हमारे साथी रहे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, भाई जब आपकी कोई बात मानता ही तो आप क्यों कहते हो? प्रेसिडेंट में जो मानता ही नहीं आपकी बात को। हुड्डा साहब, कोरोना काल में अब सरकार या जो कहो वो करो। हुड्डा साहब, इस कोरोना काल में सरकार ने, प्रदेश सरकार ने प्राइवेट बसें परचेज की हैं, जिसका रोडवेज के कर्मचारियों ने विरोध भी किया, उन्होंने ज्ञापन भी दिया। इसके बारे में आपका? प्राइवेट बस क्यों करी? प्राइवेट बस खरीदी है हरियाणा सरकार ने, पिंक बसें, जिनको पिंक बसों का नाम दिया गया, पिंक पिंक बसें खरीदी हैं इन्होंने। लेबर भेजी है। नहीं खरीदे क्या? खरीद तो सकते हैं, तो खरीदी अपने के लिए। अपनी रोडवेज कर्मचारियों ने इसका विरोध भी ये किया। किराए पे ली है या खरीदी है? खरीदी है जी। तो खरीद तो सही। यहाँ भी आई है, कुछ 78 डिपो में भी 8 बसें आई हैं। नहीं तो वो तो किलोमीटर स्कीम वाली होगी। हाँ जी, किलोमीटर स्कीम वाली का विरोध पहले, उसमें तो घोटाला विरोध हम कर चुके हैं। तो पहले विरोध वो तो इन्हें विड्रॉ भी कर लिया, फिर लागू कर लिया। ये तो यू टर्न सरकार है। ये कोरोना काल में दिन नहीं लोगों को ये मैं वही कहता भाई, कोरोना की देखो आप सहयोग करने के तैयार हैं, लेकिन कोरोना की आड़ में गलत फैसले मत लो। हुड्डा साहब, दरअसल ये बात है। सर बिजली कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। जब पिछले दिने 10 साल में 350 कर्मचारी मौत का शिकार हो चुके हैं, और है नहीं? सर बिजली कर्मचारियों का शोषण हो रहा है सर, बस सबसे ज्यादा। क्या हुआ? समान काम समान वेतन की जो बात थी वो अभी तक नहीं मिला, और 10 साल में 350 बिजली कर्मचारी मौत का शिकार हो चुके हैं। इनको सेफ्टी किट अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई सरकार के द्वारा। सर इस पे तो ये तो कोरोना योद्धाओं को कल PP किट नहीं दी गई। वो तो, और मैं इतनी देर से यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तत्परता से सरकार को चाहिए था वो नहीं है। अब भी समय है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, लंबी लड़ाई है कोरोना से। पूरा एक होकर लड़नी पड़ेगी।